स्प्लिट एंड रूल, डिवाइड एंड रूल एक नेगेटिव पॉलिसी है, अंग्रेजों ने अपनाई, लेकिन हम एथिक्स के हिसाब से उसको देखेंगे तो हम उसको पॉजिटिवली अपने काम में लेंगे, राइट। पेपर हमारा बहुत टफ है, एग्जाम बहुत टफ है, डिवाइड कर दो, स्प्लिट हो गया ना, और रूल करो फिर, है कि नहीं। तो प्लान करोगे तो होता है, मतलब ये नहीं है कि बहुत हार्ड वर्क इसकी, इतना लोगों ने भर दिया ना, परिश्रम कर रहे हैं। अभी दिल्ली में कोचिंग की बात बता रहा हूँ मैं, रिसेंटली वहाँ मुझे एथिक्स पढ़ाने के लिए कहा, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो अब कैटलिस्ट से जुड़ गया हूँ, हर जगह कैटलिस्ट से, मतलब मैं और कहीं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं एक टाइम पे एक ही जगह पढ़ाता हूँ। तो आप बहुत सही जगह पे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बात जरूर है, मैं चूंकि मैं जानता हूँ कैसे कैसे यहाँ पर फैकल्टी का चयन किया जा रहा है, कैसे सेलेक्ट किया जा रहा है, तो मैं आपको ये दावे से कहता हूँ कि बहुत माइन्यूट प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, सिर्फ ये नहीं कि बहुत बड़ा ब्रांड है तभी। तो इसलिए अच्छे से करिए आप लोग, इस बार एग्जाम निकालिए, क्योंकि इस बार निकालने का मतलब है इस देश के हर जिले में हमारी कोचिंग होगी, है ना। समझ आ रही बात आप, तो क्या ये उपलब्धि कोचिंग के लिए नहीं, ये देश के लिए फायदेमंद है ना। अगर कोई कोचिंग अच्छे से काम करती है, सेल्फ कॉज एंड सोशल कॉज, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, तो अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू से फॉलो फायदा सबको होता है ना, है कि नहीं। चलिए हम कल से जो पढ़ रहे हैं उसमें हम आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चंस भी सॉल्व आपसे होंगे सर, ठीक है। हाँ, ट्रूथ, और इसको थोड़ा सा आगे आने दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं, है ना। अभी करेंगे तो क्या है, हम थोड़ा टॉपिक से हट जाएंगे, ये थोड़ा पीछे चल रहा था, ये और आगे चलेगा, अभी अभी हम आएंगे ट्रूथ पे, ऑनेस्टी पे, ट्रस्ट वर्दिनेस, सब पे आने वाले हैं, है ना, ठीक है ना। अभी करेंगे तो ये हम टॉपिक से बिल्कुल अलग हो जाएंगे तुरंत। अभी मैं चाहता हूं कि जो सेक्शन चल रहा है ना उसको पहले कंप्लीट करें, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की अगर हम बात करें फिर से, तो आमतौर पर इसके 3 टाइप्स होते हैं। अब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स, अभी तक बात कर रहे थे क्या होता है, अब बात कर रहे हैं टाइप्स। टाइप्स क्या होता है, मटेरियल वैल्यू, दूसरा है आपका इकोनॉमिक वैल्यू, और तीसरा है प्रैग्मेटिक वैल्यू। आज हम यूथेनेसिया वगैरह सब डिस्कस करने वाले हैं, तो हम चाहता हूं कि एक सेगमेंट जो है जिसपे कई तरह क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व हो जाए हमारे। देखिए, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू में आमतौर पे 3 टाइप होते हैं उसके, मटेरियल वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू और प्रैग्मेटिक वैल्यू। मटेरियल वैल्यू आप सब जानते ही जानते हैं, ये क्या होता है। इकोनॉमिक वैल्यू को बेसिकली, इकोनॉमिक वैल्यू का आउटकम क्या है, मतलब ये अगर इकोनॉमिक वैल्यू को हम महत्व देते हैं तो हम बेसिकली इसके अंदर 2 काम करते हैं। पहला काम हम लोग करते हैं जनरेशन ऑफ वेल्थ, है ना, जनरेशन ऑफ वेल्थ हो गया, और उसके बाद आपका मटेरियल ग्रोथ। तो बोलेंगे सर इसके अंदर थोड़ा बहुत ये भी आ गया, है ना, फिर ये क्या है बेसिकली। जब मटेरियल वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें मालूम चलता नहीं है कि आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं क्या, बस मटेरियल इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। मगर जब आप इकोनॉमिक वैल्यू की बात करते हैं तो इकोनॉमी का संबंध किससे है, इकोनॉमी का मतलब क्या है, राइट। तो इसीलिए हमने कहा जनरेशन ऑफ वेल्थ, यानी वेल्थ क्रिएशन या फिर मटेरियल ग्रोथ। अब ये जो है यूजफुलनेस ऑफ थिंग्स, प्रैग्मेटिक का मतलब व्यवहारिक, यानी कोई चीज हम जो क्रिएट कर रहे हैं, याद करिए, अगर उसका महत्व तो नहीं है तो क्या इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू में आ सकता है क्या, वो कहां पहुंच जाएगा, एक्सट्रिंसिक वैल्यू। जो कचरा है बेसिकली वैल्यू का, उसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से जो गार्बेज है, जो न्यूअंस क्रिएट करता है, न्यूअंस इज बेसिकली क्रिएटेड बाय द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो इसलिए यहां लिखा है यूजफुलनेस ऑफ थिंग्स। और दूसरा हम बोल सकते हैं इसमें जैसे यूजफुलनेस कब मालूम चलेगी, कोई चीज यूजफुल है या नहीं है कब मालूम चलेगा, जब उसका यूज करेंगे, है ना। तो प्रैक्टिकल यूज ऑफ थिंग्स। अब इसको और इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए इस यूज की जगह पे कोई अच्छा वर्ड लिख सकते हैं क्या, यूटिलिटी अच्छा वर्ड है, इससे अच्छा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन तो यूज जैसा हो गया, यूटिलिटी एक अच्छा वर्ड है ना। शब्दों का चयन का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एक शब्द आपके चीजों को वैल्यू ओरिएंटेड बनाता है और एक सिंपल यूज ओरिएंटेड बनाता है। तो वैल्यू प्रैक्टिकल ना, नेसेसिटी नहीं, क्या हम वैल्यू नहीं रख सकते, वैल्यू ही,
अगर मैं इसको दूं प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ थिंग्स बोल सकते हैं ना, है ना। तो एक तो जो उन्होंने कहा यूटिलिटी, वो भी अच्छा वर्ड है, और इसकी जगह पर दूसरा यूज क्या है, वैल्यू। तो दोनों शब्द इसके ब्रैकेट में लिख लो। यही सब आपको सोचना है थोड़ा सा। कुछ कह रहे थे इधर से कोई? यूज एप्लीकेशन एक ही बात है ना। यूटिलिटी जो है ना, यूटिलिटी जब बोलते हैं उसका मतलब है कि वो लॉजिकली क्रिएटिवली यूजफुल है। समझ में आ रही बात? तो यूटिलिटी किसकी होती है, जो वास्तव में नीड है। ठीक, तो ये इस तरह से आपका किसका नहीं समझ आ रहा आपको? आप पूछो, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए ना, कौन सा? हाँ हाँ, वर्ड्स अच्छे से आना चाहिए। आप एक काम करिए, क्या नाम है आपका? अब मुझे किसी ने एक आंसर दिया था हिंदी में लिख के भी, आपने दिया था ना। अभी जो क्वेश्चन मैंने बोला है, आज कौन सा दिन है आपका यहाँ क्लास में? सेकेंड डे, अच्छा अच्छा, इसलिए क्योंकि बात जो आप बोल रहे हैं मैं कई बार पूछ चुका हूँ क्लास में पहले, तो जब मैं एश्योर हो गया कि कोई दिक्कत नहीं, इसी कारण से मैं आगे बढ़ रहा था। लेकिन अच्छा रहा पूछा आपने। आप एक काम करिएगा, एक जो क्वेश्चन मैंने आज दिया है उसको लिख के मुझे कल देने का प्रयास करिए उसको। तो जब मैं आपका आंसर देख लूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा। और कोई जो बात ये कह रहे हैं, ये दिक्कत और किसी को भी है क्या? जो बात इन्होंने कही आपको दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत लगी नहीं, आपका तो आंसर सही था। आपका आंसर इसलिए मैं चाहता हूँ, आंसर इसलिए भी देख रहा हूँ, है ना। आप एक क्वेश्चन का पहले आंसर दो, आप लिख के लाना, कैसे भी लिख के लाना। और अभी 2 मिनट डिस्कस कर लेना बैच के बाद ही मुझसे, ठीक है ना। तो मैं गाइड कर दूंगा, और यहाँ जो जो ना समझ में आए पूछेंगे मुझसे, है ना। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हो गया, है ना। यानी कि जनरेशन ऑफ वेल्थ और मटेरियल ग्रोथ आपका इसका पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ तो नहीं पूछना, बहुत सिंपल है। अब आते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। कल आप आए थे? कल थे क्लास में आप? अच्छा, कल नहीं थे, तो आज वाला थोड़ा सा कम हो सकता, समझ में आया? कल और कौन नहीं आया था आप में से? आप भी नहीं आई थी, बड़ा दिक्कत है। कोई बात नहीं, लिख लेना आप लोग, क्योंकि कल हमने बहुत डिस्कशन किया है इसके ऊपर, कल बहुत डिस्कस किया है ना। ठीक है, तो कल वाला आप लोग लिख लीजिए किसी से, और फिर मैं वही थोड़ा सा मेंटेन रखो रेगुलरिटी। इसके टाइप क्या क्या होते हैं देखिए। ह्यूमन वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज। इकोनॉमिकल की जगह पे इकोनॉमिक लिखें, ज्यादा अच्छा हुआ। इसे क्या बोलेंगे जरा हिंदी मीडियम में इसको? सामाजिक आर्थिक, है ना। फिर आपका है यहाँ पे एस्थेटिक वैल्यूज या वैल्यू, क्या बोलेंगे इसको? पहले मैं लिख देता हूँ, बात करूँ। यहाँ पे रिलीजियस या स्पिरिचुअल दोनों हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें हम और भी जोड़ सकते हैं, मगर ये मेन है। एस्थेटिक का होता है सौंदर्य शास्त्र, जिसका संबंध सौंदर्य से है, चाहे बाहरी सौंदर्य या अंदर। अंदर आपके काम का सौंदर्य क्या है? आप डिलीजेंट हैं, आपके अंदर इंटीग्रिटी है, समाज में हार्मनी है, ये सब सामाजिक सौंदर्य होगा। तो सौंदर्य कैसा भी, ब्यूटी ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग। खाने में भी एस्थेटिक, खाना बनाने में भी एस्थेटिक्स होता है। जैसे कुछ लोग खाना बनाते हैं घर में, तो पहले नहा धो के, जैसे महिलाएं, जैसे बताया गया है हमारे शास्त्रों में काफी उल्लेख है इसका, कि पहले नहा धो के अच्छे से तब खाना बनाइए सही दिशा में। हाँ, ये बताया गया है, बिना नहाए धोए खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसका फर्क पड़ता है, ऐसा कहा गया है। अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो एंडलेस डिस्कशन इसके ऊपर है। प्लस उसमें क्या होगा कि आपको मान लीजिए अगर स्क्रिप्चर्स का आइडिया नहीं है, तो आपको कई बार कोई चीज़ कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी, और उस पर क्वेश्चन आता नहीं इस तरह से। तो लेकिन ऐसा कहा गया है, तो वो वैल्यू है, वो एस्थेटिक वैल्यू है ना। मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं भी शॉर्ट्स में भी आ जाऊँ पढ़ाने के लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाऊंगा तो मैं ही। लेकिन आई एम सपोज टू मेंटेन द एस्थेटिक्स ऑफ टीचिंग एज वेल। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं जो टीचिंग का एस्थेटिक्स उसको भी फॉलो करूँ। बात समझ आ रही है आपको? तो एस्थेटिक का होता है सौंदर्य से संबंध, सौंदर्य कैसा भी। ये सारे के सारे जो है इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि सौंदर्य एक ऐसी चीज है, फिजिकल, मेंटल, आमतौर पर मेंटल की बात हो रही है यहाँ पर, सोशल, ठीक है, जो सब पे बराबर अप्लाइड होती है, या कोई अप्लाई, कोई उसको वैल्यू देता भी है,
तो उसके अंदर की वैल्यू की वजह से, कल पढ़ा था आप लोगों ने, परस्यूड बाय समबडी फॉर इट्स ओन सेक, पढ़ा था ना हम लोगों ने, राइट। तो ये सारे, अब सोचिए सोशियो इकोनॉमिक वैल्यू में क्या क्या आ सकता है। इक्वलिटी आ जाएगी, मान लीजिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो ये सब दिमाग में अभी अभी आगे एलोबरेट नहीं करके लिख रहा हूँ मैं, इस पर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे अदरवाइज, क्योंकि इसके ऊपर आप लोग अब डिसाइड कर सकते हैं, जितना जहाँ तक क्लास हमारी आ गई है तो सोचेंगे तो आप क्या करना घर पे, ये टास्क आपके लिए है। इसके कुछ एग्जाम्पल लिख, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होती हैं, पर्सनल वैल्यूज़ क्या होते हैं, एक बार प्रयास करिएगा, अदरवाइज कल मैं लिखा दूंगा, मतलब अदरवाइज नहीं, मतलब लिखा ही दूंगा, लेकिन आप थोड़ा दिमाग चलाओगे ना तो थोड़ा सा एक तरह से क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए वैसे प्रयास ये करिए कि जितना मैंने पढ़ाया है, जब मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आपसे कहता हूँ तो मैं कहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई हैव टॉट सो फार, जो कुछ मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उस पर करिए, क्योंकि आप इधर उधर से करेंगे तो सब कुछ स्कैटर्ड है, मिलेगा ही नहीं आप। जो आपने कल पढ़ा है ना, ये तो लिखा मिल जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन जिस तरह से आपने पढ़ा वो कहीं है ही नहीं। वो मेरा खुद का अभी तक का जो अनुभव है, अभी तक का जो रिसर्च है, वो आपको आज मिल रहा है। कल जो कोई और बैच पढ़ाऊंगा उसको और बेहतर मिलेगा। समझ में आ रही है आपको? तो ये आपको जो मिल रहा है ये पिछले 7-8 सालों का जो है, और उसका फायदा आपको मिल रहा है, क्योंकि एथिक्स 2013 से ही आया है। उसके पहले भी बहुत केस स्टडीज वगैरह पढ़ाता था मैं, है ना, तो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो इसमें क्या है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी आधार पर, इधर उधर से नहीं करना है। तो आप क्या करना, 3-3 वैल्यूज यहाँ लिखने का प्रयास करिएगा। लिखा तो मेरे सामने लिख के लाया हूँ, लिख मैं दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बनाएं उसको, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो आपने अभी तक इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू पढ़ा है ना।